प्रोफेसर सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अपने पहले दो व्याख्यानों में मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित प्लेट सीमाओं, पैलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के विषय में विशद चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा केवल प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित महाद्वीपीय प्रवाह और विस्थापन पर केंद्रित होगा। Today I will concentrate mainly on the theme of continental drift and plate tectonics। महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में प्रारंभ में दो विपरीत विचार थे। एक मत के प्रवर्तक महाद्वीप और महासागरीय नितल में स्थायित्व की बात करते थे और इनमें प्रमुख थे लुथियन ग्रीन, जिन्होंने टेट्राहेड्रन हाइपोथेसिस का प्रतिपादन किया था। दूसरा ग्रुप जो उभर के सामने आया कि महाद्वीप और महासागर अपनी जगह पर स्थायी नहीं होते हैं, बल्कि इनकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। और इस संदर्भ में यदि कई लोगों ने पहले कार्य किया था, अपने विचार प्रस्तुत किए थे, लेकिन सर्वप्रथम एक विस्तृत संकल्पना के रूप में महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में विचार आया यब्बी टेलर द्वारा 1908 में 1908, लेकिन ये पूर्णतया प्रकाश में 1910 ईस्वी में आया। टेलर महोदय ने क्यों महाद्वीपीय और महासागरीय नितल के विस्थापन की संकल्पना प्रस्तुत की? क्योंकि वो उनके सामने एक समस्या थी, टर्शियरी युग में निर्मित वलित पर्वतों की दो दिशाओं का निर्धारण करना। उत्तर से दक्षिण, जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में रॉकीज और इंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण, लेकिन यूरोप और एशिया में अल्पाइन पर्वतों की दिशा पश्चिम से पूर्व। तो इसके लिए यब्बी टेलर ने 1908 ईस्वी में अपने महाद्वीपीय विस्थापन कल्पना का प्रतिपादन किया, जिस पर हम चर्चा विशद रूप में यहां नहीं करेंगे। दूसरा 1912 ईस्वी में जर्मनी के पैलियोंटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आया 1912 ईस्वी में, लेकिन ये प्रकाश में आ सका 1922 ईस्वी में, और ज्यादा ये पॉपुलर हुआ, प्रचलित हुआ 1924 में, जब उनके सिद्धांत का इंग्लिश भाषा में रूपांतरण हुआ। वेगनर साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन क्यों कराया? क्योंकि उनके सामने समस्या थी धरातल पर, भूमंडल पर हुए जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना, और इस संदर्भ में वेगनर महोदय ने विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए कार्यों के प्रमाणों को एकत्रित किया। अब दो विकल्प थे इनके सामने, या तो महाद्वीपीय भागों ग्लोब के ऊपर, धरातल के ऊपर जलवायु मंडलों की स्थितियों में स्वयं परिवर्तन हुआ हो, या जलवायु कटिबंध विभिन्न युगों में स्थायी रहे हों, उनकी स्थितियों में परिवर्तन जो आज हमें देखने को मिलता है, वो महाद्वीपीय विस्थापन के कारण हुआ। तो वेगनर महोदय ने ये दूसरे विकल्प को चुना कि महाद्वीपीय और महासागरीय नितल में बड़े पैमाने पर प्रवाह और विस्थापन हुआ है, जिस कारण
विगत इतिहास में पृथ्वी के जलवायु मंडलों में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके लिए वो यथोचित प्रमाण नहीं एकत्रित कर पाए और खास करके इन्होंने ध्रुवों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया। ध्रुवों के पलायन यानी विभिन्न स्थितियों का बड़े पैमाने पर उनमें परिवर्तन कराया, जिसे हम आज जानते हैं पोल वांडरिंग। तो वेगनर का पोल वांडरिंग की उनकी जो संकल्पना थी वही सबसे कमजोर स्थल साबित हुई कि विभिन्न ध्रुवों की स्थितियां स्वयं में बदलती चली गई हैं। भूमध्य रेखा की स्थितियों में टर्शियरी युग में और कुछ था, पर्मियन युग में कौन स्थिति थी, पैलियोजोइक में कुछ और स्थिति थी, लेकिन ये स्थिति किस कारण थी विभिन्न, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पूरा जलवायु मंडलों की व्याख्या करना था। अब 1960 के दशक में जब प्लेट टेक्टोनिक थियरी सामने आई तो ये जो दुविधा बनी हुई थी कि ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर रहे हैं या ध्रुवों में स्वयं परिवर्तन होता रहा है, जलवायु मंडल अपनी जगह पर स्थिर रहे हैं या जलवायु मंडलों की स्थितियों में परिवर्तन होता रहा है, इन समस्याओं का निराकरण होता है प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए शोधों के परिणामों और प्रमाणों के आधार पर। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि प्लेट्स में विभिन्न दिशाओं में गतिशीलता होती है, प्लेट मूव करते हैं। प्लेट माने महाद्वीपीय भाग और महासागरीय नितल की पपड़ी, क्रस्ट, और ये कहीं से पर ये अपसरित होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, कहीं पर दो प्लेट आपस में मिल जाते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और कहीं पर दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल खिसक जाते हैं। तो इस आधार पर प्लेटों की दो तीन प्रकार की सीमाएं होती हैं जो मैं पहले बता चुका हूं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। महासागरीय भागों में दो स्थितियां होती हैं, महासागर में फैलाव होता है, जिसे महासागर में विस्तार होता है, जिसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ ओशंस, और कभी कभी महाद्वीपों के पास आने के कारण महासागरीय क्षेत्र में संकुचन भी होता है, इसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ ओशंस। अब यहां पर हम शुरू करते हैं, चूंकि वेगनर ने अपने सिद्धांत की शुरुआत कहां से की थी, आज से 300-200 मिलियन वर्ष पहले, पर्मियन पीरियड से, जबकि सारे महाद्वीप एक में मिले हुए थे, जिसका नामकरण पैंजिया किया गया, और एक ही महासागर द्वारा घिरा हुआ था जिसका नामकरण पेंथालसा किया गया। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रमाणों के आधार पर ये सुपर कॉन्टिनेंट जो पैंजिया था उसका पैलियोजोइक युग में भी निर्धारण हुआ है, यानी आज से 500 से 600 मिलियन वर्ष पहले सारे महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, जो सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, जो पैंजिया 1। फिर बाद में चल करके 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले ये जो यानी 500-600 मिलियन वर्ष पहले जो पैंजिया 1 था, बाद में चल करके उसके टुकड़े टुकड़े हुए, वो विभिन्न स्थितियों में अलग अलग हो गए महाद्वीप और महासागर, और फिर वे 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले आपस में जुट गए, तो सेकेंड पैंजिया का निर्माण हुआ। और इस द्वितीय पैंजिया का भी विभंजन होता है, डिसरप्शन होता है, और ये वर्तमान रूप में आज हमारे सामने विभिन्न महाद्वीप और महासागर हैं। इनकी व्याख्या के लिए
प्लेट टेक्टोनिक्स के दो प्रमाणों को आधार रूप में लिया जाता है। टू बेसिक एविडेंसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, वन इज एविडेंसेस ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व के प्रमाण, और दूसरा है एविडेंसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल के फैलाव या प्रसरण के प्रमाण। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे दो प्लेट विपरीत दिशाओं में जाते हैं, डाइवर्जेंस होता है, जिस कारण नीचे से मैग्मा ऊपर आकर के बेसाल्ट के रूप में इन दो दिशाओं में जाते हुए प्लेटों के पृष्ठभाग में जमा हो जाते हैं, जिस कारण नई बेसाल्टिक क्रस्ट की निर्माण होता है। और हम मध्य महासागरीय कटक से जैसे जैसे दूर जाते हैं इनकी आयु बढ़ती जाती है, और इनमें जो मैग्नेटिज्म, मैंने ये भी बताया है आपको कि जिस समय कोई शैल का निर्माण होता है उसमें चुंबकत्व तो आ जाता है अगर उसमें लोहे का तत्व है, आयरन कंटेंट है, और इसकी दिशा वही होती है जो उस समय जियोमैग्नेटिक फील्ड की होती है। तो ये जो है सागरी नितल यानी प्रशांत महासागर में से, हिंद महासागर से और अटलांटिक महासागर से, ये सागर नितल में, सागर सी फ्लोर में जो विभिन्न पट्टियां हैं बेसाल्ट की, उनमें चुंबकत्व का निर्धारण किया गया। तो इसमें क्रम से एक उत्तर से दक्षिण दिशा, उसके बाद दक्षिण से उत्तर दिशा, फिर उसके बाद उत्तर से दक्षिण दिशा, और इनका चार विद्वानों के नाम पर इनका नामकरण किया गया है, जैसे ब्रून्स, माटुयामा, गास और गिलबर्ट। तो इनके आधार पर ये तो प्रमाणित ही होता है कि सागर नितल यानी सागर में फैलाव होता है और कभी संकुचन होता है। अब सवाल है कि वो कौन सा काट्य प्रमाण है जिसके आधार पर कह सकते हैं हम कि महाद्वीप और महासागर में हमेशा विस्थापन होता रहा है, मूवमेंट होता रहा है। इसके लिए विद्वानों ने विभिन्न महाद्वीपों में एक ही युग की चट्टानों में परिरक्षित पैलियोमैग्नेटिज्म की जब पुनर्संरचना की तो दो सामने विकल्प आते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर महाद्वीप और महासागर अपनी जगह पर स्थिर रहे होंगे तो विभिन्न महाद्वीपों से एक ही युग में निर्मित चट्टानों में जो पैलियोमैग्नेटिज्म है उनकी दिशा एक ही होनी चाहिए। और अगर महाद्वीपों और महासागरीय नितल की स्थितियों में परिवर्तन होता रहा है तो विभिन्न महाद्वीपों से चयनित चट्टानों के निहित पैलियोमैग्नेटिज्म की दिशाएं अलग अलग होंगी। जब ये प्लॉट किया गया एक ही युग की विभिन्न चट्टानों में परिरक्षित प्रिजर्व पैलियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक साउथ एंड नॉर्थ का जब प्लॉट किया गया तो पता चला कि एक ही युग की चट्टानों में मिलने वाले विभिन्न महाद्वीपों की चट्टानों में ध्रुवों की स्थिति, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल की स्थिति अलग अलग है। ये अलग अलग है स्थिति। क्यों ये हुई? क्योंकि महाद्वीपों में विस्थापन और प्रवाह हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाउ हैज बिकम ए रियलिटी। महाद्वीपीय विस्थापन और प्रवाह अब वास्तविकता बन चुका है। ये इम्तिहान में इसी कैप्शन में सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपको इसकी व्याख्या पैलियोमैग्नेटिज्म के प्रमाण और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के प्रमाण और एक ही युग में विभिन्न महाद्वीपों की एक ही युग की चट्टानों के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के निर्धारण के आधार पर करना है। नमस्कार जी।